अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक टॉपिक 2.8 इलास्टिक एंड इन इलास्टिकलियन। तो आज के लेक्चर में देखेंगे इलास्टिकलियन क्या है और इन इलास्टिकलियन के इनकी डेफिनेशंस को एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही साथ आज एक कांसेप्ट को भी देखेंगे इलास्टिकलियन इन वन डायमेंशन। ये एग्जैक्टली कांसेप्ट क्या है। सो वेलकम, यू आर इन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटर जैन शिबी। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इलास्टिक एंड इन इलास्टिकलियन, इसे समझने से पहले इलास्टिक और इन इलास्टिक को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डेली लाइफ की एग्जांपल। जब तुम लोग एक बॉल को एक सर्टेन हेड से ड्रॉप करते हो तो वो बॉल नीचे जाते हुए ग्राउंड को हिट करता है, ग्राउंड को हिट करने के बाद वापस ऊपर आता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब वो ग्राउंड को हिट करने के बाद वापस आता है तो क्या वो उसी हाइट पे वापस आता है जिस हाइट पे मैंने उसे ड्रॉप किया था, कि उसकी हाइट से थोड़ी सी कम होती है? यूजुअली मैं देखता हूँ कि उसकी हाइट, बॉल जब ग्राउंड को हिट करता है, हिट करने के बाद उसी इनिशियल हाइट पे नहीं आता जिस हाइट पे मैंने उसे छोड़ा था, बल्कि उसकी हाइट कुछ कम ही रहती है। अब इसका क्या मतलब है? उसकी हाइट कुछ कम है, इसका मतलब है जब बॉल ने ग्राउंड के साथ हिट किया तो वहां पे उसने अपनी कोई कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी को लॉस किया था, लॉस किया इसी वजह से तो वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे नहीं आ सकी। तो ऐसी क्लियन जिसमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो या जिसमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैच नहीं कर रही, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर इधर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी उससे कम है, मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हुई है। तो ऐसी क्लियन जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो या कंजर्व ना रहे तो उसे बोला जाएगा इन इलास्टिक क्लियन। डेफिनेशन देखो, द क्लियन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व। ऐसी क्लियन जिसमें काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व ना रहे तो वो कौन सी क्लियन होगी? इन इलास्टिक क्लियन। फॉर एग्जांपल, व्हेन टेनिस बॉल हिट द ग्राउंड द क्लियन इज इन इलास्टिक। जब एक टेनिस बॉल ग्राउंड को हिट करता है तो वो जो क्लियन है वो इन इलास्टिक क्लियन होती है, मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। अब तुम लोगों को ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बताता है कि जो एनर्जी है यूनिवर्स की, सिस्टम की, वो चेंज नहीं होती, ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है तो वो किसी अदर फॉर्म में मुझे देखने को मिलेगी। तो वो जो एनर्जी लॉस हुई है वो गई किधर है? जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है वो किधर गई है? एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो वो जो एनर्जी लॉस हुई है वो जब बॉल ग्राउंड को हिट करता है तो तुम लोगों को एक साउंड आती है, साउंड सुनाई देती है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हुई है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, और फिर कुछ हीट की फॉर्म में जो से वो लॉस होती है। और जब बॉल मार्बल को या ग्राउंड को हिट करती है तो वो कुछ बॉल जो से वो डिफॉर्म भी हो जाती है, वो पिचक भी जाती है थोड़ी सी बॉल, फिर वो आगे वापस रिगेन कर लेते हैं। लेकिन वो जो पिचक ना डिफॉर्म होना है वहां पे भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो वहां पे भी एनर्जी लॉस होती है। तो मेजरली कहाँ का एनर्जी लॉस होती है? ये जो काइनेटिक एनर्जी है, एक तो साउंड की फॉर्म में देखने को मिलती है, फिर हीट की फॉर्म में हीट भी कुछ जनरेट होती है, और इसी के साथ साथ डेफॉर्मेशन में भी मुझे काइनेटिक एनर्जी जो लॉस चाहिए वो देखने को मिलती है। तो ये वो डोमेन है जहां पे काइनेटिक एनर्जी मुझे देखने को मिलती है। ओके, इन इलास्टिकली मुझे समझ लगी। द क्लियन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। और इसकी एग्जांपल एक टेनिस बॉल। इसके साथ साथ एक मेरे पास बड़ी जबरदस्त या परफेक्ट इन इलास्टिक क्लियन की एग्जांपल है। अगर मेरे पास एक मड है, मट्टी है, उससे मैं दीवार पे मारता हूँ, ठीक है, दीवार पे मैं थ्रो करवाता हूँ। व्हेन मड हिट्स द बॉल, जब बॉल को वो हिट करती है, द क्लियन इज परफेक्टली इन इलास्टिक। जब मड जो से वो दीवार को हिट करती है तो वो तो बाउंस बैक ही नहीं करती, वो तो पीछे वापस आते ही नहीं। तो इसका मतलब है वो जो क्लियन है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, वहां पे ऑलमोस्ट सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। तो ये मेरे पास एक परफेक्ट इन इलास्टिक क्लियन की एग्जांपल है, व्हेन मड हिट्स द बॉल। इसके बाद है इलास्टिक क्लियन। इलास्टिक क्लियन, अब इलास्टिक क्लियन कंट्रारी है। इसका मतलब क्या होगा कि उसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस होती थी। जब मैं बॉल को ड्रॉप करता था तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस होती थी, इसी वजह से बॉल अपनी इनिशियल पॉइंट पे या इनिशियल लाइट पे वापस नहीं आ पाता था। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा केस हो कि जिसमें मैं बॉल को ड्रॉप करूं और बॉल क्लियन के बाद एक्जैक्टली उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, एक्जैक्टली उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, तो इसका मतलब है इस क्लियन के दौरान काइनेटिक एनर्जी लॉस बॉडी की नहीं हुई, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। तो ऐसे क्लियन को बोला जाएगा इलास्टिक क्लियन। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में परफेक्टली इलास्टिक क्लियन तो नियरली इम्पॉसिबल है, और कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होती है क्लियन के दरमियान, हीट फॉर्मेशन में, साउंड में और डेफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होती है। इसी वजह से डेफिनेशन में लिखा है इन द आइडियल केस। आइडियल केस में क्या आता है? नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, तो इस सूरत में तो क्लियन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो इस सूरत में जो क्लियन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। इसकी एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैंने हार्ड बॉल, जब एक हार्ड बॉल हिट करता है मार्बल के फ्लोर को, हिट दी मार्बल फ्लोर, देन द क्लियन इज नियरली इलास्टिक। तो उस सूरत में जो क्लियन होता है वो नियरली इलास्टिक होता है। जब मैं हार्ड बॉल को छोड़ता हूँ एक सर्टेन हाइट से तो वो मार्बल फ्लोर पे हिट करने के बाद वो नियरली उसी पॉइंट पे आता है, तकरीबन तकरीबन। तो इस सूरत में जो क्लियन होगी वो नियरली इलास्टिक होगी। क्यों? जो हार्ड बॉल है क्लियन के दरमियान वो डिफॉर्म नहीं होता आसानी से, तो डिफॉर्मेशन में एनर्जी वेस्ट ही होती है। तो एग्जैक्टली क्या होता है? कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहती है। तो इस सूरत में जो क्लियन है वो नियरली इलास्टिक क्लियन होगा। इसकी एग्जांपल
अच्छा देखो अभी जो अभी मैंने बात की कि जब कुलीन होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि ना एनर्जी को तुम लोग बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय, हाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में निकल जाती है। वो जो लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी है वो मुझे दिखने को मिली है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ डेफॉर्मेशन, लेकिन कोई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में मुझे देखने को मिली है। तो वही बात, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कुलीन। जो मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी हमने डिस्कस किया, उसे दोबारा देखते हैं, लेकिन जो मोमेंटम है और टोटल एनर्जी है वो जितनी भी कुलीन है सब में कंजर्व रहता है, वो नहीं चेंज होती, टोटल एनर्जी वही रहती है। बट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व ओनली इन इलास्टिक कुलीन, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो से कंजर्व रहती है ओनली इन इलास्टिक कुलीन। इन इलास्टिक कुलीन में जो लॉस्ट होती है काइनेटिक एनर्जी वो मुझे साउंड एनर्जी में देखने को मिल जाती है, हीट एनर्जी में देखने को मिल जाती है, लेकिन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन इलास्टिक कुलीन में काइनेटिक एनर्जी ही रहती है, ठीक है, वो कंजर्व रहती है। अब डिस्कस करते हैं इलास्टिक कुलीन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कुलीन मतलब मेरे पास दो बॉडीज होंगी, वो इलास्टिकली कोलाइड करेंगी, यानी उनके दरमियान कुलीन कैसा होगा, इलास्टिक कुलीन। इलास्टिक कुलीन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होती है, आफ्टर काइनेटिक एनर्जी, वो दोनों बराबर होती है। लेकिन इलास्टिक कुलीन मैंने डिस्कस किया इन वन डायमेंशन। इन वन डायमेंशन का मतलब है, वन डायमेंशन का मतलब है कि जो दो बॉडीज हैं, जिन दो बॉडीज को मैंने आपस में स्ट्राइक करवाना है, वो दोनों बॉडीज एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होंगी, एक ही डायमेंशन में, यानी एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रही होंगी। तो वन डायमेंशन का मतलब है बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगी, इलास्टिक कुलीन इन वन डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग दी सेम एक्सिस। अब कंसीडर क्या करना है, अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो मान के चलो, कंसीडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग हार्ड बॉल्स, दो स्मूथ नॉन रोटेटिंग हार्ड बॉल्स हैं, एक का मैस है m1, दूसरे का मैस है m2, एक की वेलोसिटी है vi और दूसरे की वेलोसिटी v2। ये देखो, कंसीडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग हार्ड बॉल्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। दो मैसेज है m1 और m2, वो वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे v1 एंड v2 के साथ। अब देखो यहाँ पे मैंने तीन चीजें लिखी, एक स्मूथ है, स्मूथ से क्या होगा, अगर दो बॉल स्मूथ हैं तो कुलीन के दरमियान जो फ्रिक्शन में एनर्जी वेस्ट होनी थी, अगर तो रफ होती तो फ्रिक्शन में एनर्जी वेस्ट होनी थी। स्मूथ का फायदा क्या होगा कि फ्रिक्शन में एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, तो एक तो एनर्जी प्रिवेंशन होगी ना, एनर्जी लॉस प्रिवेंशन होगी। दूसरा नॉन रोटेटिंग है कि ये जो दो बॉल्स हैं ये रोटेट नहीं कर रही, रोटेट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है ये स्लाइड करते हुए आगे मूव कर रही है। तो मतलब ऐसी अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रही तो उस सूर्य में उसकी जो मोशन होती है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो सूर्य में उसकी मोशन को बोला जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी रोटेट नहीं करती लेकिन फिर भी एक स्ट्रेट लाइन में जो सी वो मूव कर रही होती है या सर्कुलर पाथ में। नॉन रोटेटिंग मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन भी बोला जाता है। तो ये दो बॉल्स हैं, ये ट्रांसलेटरी मोशन में ये मूव कर रही है विदाउट एनी रोटेशन, स्मूथ है और हार्ड बॉल्स हैं। हार्ड बॉल से फायदा ये होगा कि जब ये दोनों बॉल्स स्ट्राइक करेंगी तो डेफॉर्मेशन नहीं होगी, तो डेफॉर्मेशन नहीं होगी तो मतलब वहां पे भी एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो तीन चीजें, कंसीडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग का मतलब है ट्रांसलेटरी मोशन, नॉन रोटेटिंग हार्ड बॉल्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। फिर क्या होता है, ये इस तरीके से कि जो v1 की वेलोसिटी है वो v2 की वेलोसिटी से ज्यादा, अगर v1 की वेलोसिटी v2 से ज्यादा है और ये स्ट्रेट लाइन में सेम ही लाइन में जो से वो मूव करें, तो इवेंचुअली क्या होगा, m1 m2 को क्या करेगा, हिट करेगा, कोलिजन होगी, m1 m2 के साथ क्या करेगा, कोलाइड होने के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, m2 की वेलोसिटी चेंज होकर v2 डैश होगी और m1 की वेलोसिटी चेंज होकर v1 डैश होगी। लेट आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम v1 डैश एंड v2 डैश। तो ये सारा इनिशियल सेटअप था, इनिशियल सिनेरियो था, वो तुम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया, सिंस मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व, कि अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है हेंस टोटल मोमेंटम बिफोर क्लियन से पहले का जो टोटल मोमेंटम था चेंज नहीं हो रहा, तो जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम होगा। टोटल मोमेंटम बिफोर क्लियन वो बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर क्लियन। तो बिफोर क्लियन टोटल मोमेंटम क्या है, ये मेरे पास दो बॉल्स हैं, बॉल्स का टोटल मोमेंटम क्या है, m1 इंटू v1 एक मोमेंटम बिफोर क्लियन, m1 इंटू v1 और दूसरे का m2 इंटू v2 प्लस m2 इंटू v2। ये मेरे पास टोटल मोमेंटम आ गया बिफोर क्लियन। फिर ये दोनों बॉल्स कोलाइड करती हैं, कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो इनका मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम m1 इंटू v1 डैश प्लस m2 इंटू v2 डैश। टोटल मोमेंटम बिफोर क्लियन ये है, टोटल मोमेंटम आफ्टर क्लियन वो है। अब इसे मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ इस तरीके से।
कि जो M1 वाली टर्म्स है उसे मैं एक साइड पे लेके जा रहा हूँ और जो M2 वाली टर्म्स है उसे मैं एक साइड पे लेके जा रहा हूँ, ताकि यहाँ से मैं M1 कॉमन निकाल सकूँ और M2 वहां से। इससे मैं इधर लेके आ रहा हूँ M1 V1 माइनस M1 V1 डैश, यहाँ पे M2 ये इधर ही रहेगी V2 डैश, और यहाँ ये इधर आके माइनस M2 V2। यहाँ से M1 और यहाँ से M2 मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। M1 कॉमन निकाल लिया V1 माइनस V1 डैश, यहाँ से M2 को कॉमन निकाल लिया और अंदर बचा V2 डैश माइनस V2। तो इससे मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब देखो, चूंकि इलास्टिक कोलियन की हम बात करें तो इलास्टिक कोलियन में क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलियन में वो कंजर्व रहती है। कोलियन के से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, कोलियन के बाद भी वही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यही अगर काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिंस कोलियन इज इलास्टिक, अगर तो कोलियन इलास्टिक है तो शुरू में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व रहेगी। इसका मतलब है जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलियन है वही होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलियन। तो कोलियन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी टोटल, मतलब दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी वेलोसिटी v1 है, मास m1 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर, और उसकी दूसरी वाली बॉडी की बिफोर कोलियन, दोनों को एडअप करूंगा तो मेरे पास टोटल आ जाएगा m2 v2 स्क्वायर। और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलियन, चूंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो ये दोनों बराबर होंगे। इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर, और दूसरे वाले की 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलियन वो मेरे पास बराबर होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलियन। अब इसे भी मैं रीअरेंज कर रहा हूँ इस तरीके से कि जो m1 वाली टर्म जैसे मैं एक तरफ निकाल हूँ और जो m2 वाली टर्म जैसे मैं एक तरफ, तो ये m1 वाली टर्म इधर आके माइनस 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर, और ये इधर जाके माइनस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। यहाँ से 1/2 m1 को कॉमन निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से 1/2 और m2 को, क्योंकि वो दोनों साइड्स पे है ना, यहाँ पे भी यहाँ पे। तो 1/2 m1 को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, और यहाँ से 1/2 m2, और यहाँ पे v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। 1/2 तो 1/2 से कैंसिल। अच्छा ये देखो, ये है मेरे पास v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला इसका ये ओपन हो सकता है। अगर मेरे पास a माइनस बी स्क्वायर हो तो किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे v1 स्क्वायर है माइनस v1 डैश स्क्वायर है, तो ये मेरे पास बराबर होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ m1 एक मरतबा माइनस में टर्म और एक मरतबा प्लस में, जिसे मर्जी आगे पीछे लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक मरतबा माइनस में लिख लिया, ये a माइनस बी होते एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में, इसे एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में लिख लिया। सिमिलरली इसे भी एक मरतबा माइनस में लिखूंगा v2 डैश माइनस v2, और एक मरतबा प्लस में। इसमें कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ पे है एक इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को मैं करवा रहा हूँ डिवाइड करवाऊंगा, तो मेरे पास देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है। एक बड़ा यूनिक किस्म का एक्सप्रेशन आता है, तो देखते हैं। डिवाइडिंग 2/1, इक्वेशन 2 को डिवाइड कराना है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 क्या है, m1 v1 माइनस v1 डैश इंटू v1 प्लस v1 डैश m2 v2 माइनस v2 डैश v2 प्लस, क्योंकि ये डैश वाली टर्म पहले है, ठीक है। इसे मैंने डिवाइड कराना है इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है m1 v1 माइनस v1 डैश, और यहाँ पे m2 v2 डैश माइनस v2, ये मैंने डिवाइड करा दिया। डिवाइड कराने के बाद m1 से कैंसिल, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल, m2 से कैंसिल, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल। पीछे क्या बचा, यहाँ से ये और यहाँ से ये, v1 प्लस v1 डैश, और वहां से क्या बचा v2 डैश प्लस v2। अब अगेन डैश वाली टर्म्स एक साइड पे कर लो और सिंपल टर्म्स को एक साइड पे, v1 v2 यहाँ पे आके माइनस v2 माइनस, और वहां पे v2 डैश माइनस v1 डैश। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन निकालूं तो मेरे पास अंदर टर्म बचेगी v1 डैश प्लस हो जाएगा, इसे मैं पहले लिख रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा v2 डैश। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। देखो v1 माइनस v2 मुझे क्या बताती है, अगर ये मेरे पास दो बॉडीज हैं,
अब मैं इनका मतलब समझाने लगा हूं। m1 और m2, ये वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रही है, वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रही है। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ इनिशियली v1 v2 से ज्यादा होगा, ये मैंने अजम्पशन में अज्यूम किया हुआ, तभी तो क्लियर होगी। अब मैं कहता हूँ मान के चलो जो v1 की वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकंड, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये 50 मीटर पर सेकंड, और ये जो v2 की वेलोसिटी ये 30 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। इसकी 30 मीटर पर सेकंड है और इसकी 50 मीटर पर सेकंड है, और इन दोनों के दरमियान, इन दोनों की वेलोसिटीज के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 50, यानी v1 माइनस v2 करूं मैं, 50 माइनस 30, तो ये मेरे पास होगा 20 मीटर पर सेकंड। अब इसका मतलब क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है, ये तो मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड के साथ, और ये पीछे से आ रही है 50 मीटर पर सेकंड के साथ। लेकिन ये जो m2 वाली बॉडी है ये क्या समझेगी, ये समझेगी कि जो m1 वाली बॉडी है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ आ रही है, क्योंकि 30 मीटर पर सेकंड के साथ वो खुद मूव कर रही है, तो उससे तो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी महसूस होगी, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी महसूस होगी 20 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही तो है मुझसे ज्यादा, तो ये 20 मीटर पर सेकंड के साथ मेरी तरफ आ रही है, ये बॉडी 2 को लगेगा, m2 को लगेगा कि ये मेरे पास बॉडी 1 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ आ रही है। 20 मीटर पर सेकंड बेसिकली है क्या, v1 माइनस v2, तो v1 माइनस v2 मेरे पास है रिलेटिव वेलोसिटी, इसे मैं रेस कर रहा हूं अब, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की है दोनों बॉडीज के दरमियान, मतलब जो m2 है वो क्या समझ रही है कि ये कितनी वेलोसिटी के साथ मुझे अप्रोच कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ व्हाट, अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है बिटवीन द टू बॉडी। अब ये v1 डैश माइनस v2 डैश और इसके साथ ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, फिर वही वो 50 मीटर पर सेकंड वाली बॉडी 30 मीटर पर सेकंड वाली बॉडी के साथ जाके हिट करती है, कोलाइड होती है। कोलिजन के बाद क्या होता है, कोलिजन के बाद जो m1 है और m2 है, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है लेट्स, और इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, आफ्टर कोलिजन ये हो गया। अब ये m2 को क्या लगेगा, अब m2 तो जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड के साथ, ये 30 मीटर पर सेकंड के साथ, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो इसे लगेगा कि जो m1 बॉडी है, m1 बॉडी इज सेपरेटिंग विद सम वेलोसिटी। m2 को लगेगा ये तो 50 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है और ये 30 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में ये इस बॉडी से दूर से दूर से दूर जाती जा रही है, सेपरेट होती जा रही है, तो m2 को लगेगा ये जो m1 वाली बॉडी है ना, ये इससे क्या हो रही है, दूर हो रही है, हालांकि वो खुद मूव कर रही थी, लेकिन इसे लगेगा कि ये जो m1 वाली बॉडी है ये दूर हो रही है, तो इसमें इन दोनों में क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। अच्छा किस वेलोसिटी के साथ वो दूर हो रही है, तो वो वेलोसिटी क्या होगी 50 माइनस, इसे मैं ऐसे लिख लूं, इसकी v1 डैश और इसकी v2 डैश है वेलोसिटी, तो अगर मैं v2 डैश माइनस v1 डैश करूं, यहां पे मैं लिखूंगा 50 माइनस 30, तो 20 मीटर पर सेकंड। अगर मैं यहां से कॉमन लेता, अगर मैं v1 डैश माइनस v1 करता, तो यहां से मुझे कॉमन निकालना पड़ता, कॉमन निकालने के बाद यहां पे मेरे पास क्या था, माइनस। m2 बॉडी ये समझेगी कि ये जो m1 बॉडी है ना, ये 20 मीटर पर सेकंड के साथ इस तरफ मूव कर रही है रिलेटिवली, उसे ये लगेगा, मतलब तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो m2 वाली बॉडी है ये समझेगी कि ये जो m1 वाली बॉडी है ना, जिसे 20 मीटर पर सेकंड के साथ सेपरेट हो रही है, दूर से दूर से दूर जाती जा रही है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, तो यहां पे ये जो बताता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो किसके बराबर होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के, जिस वेलोसिटी के साथ वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे कोलिजन के बाद, उसी वेलोसिटी के साथ एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो बराबर होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की। नेगेटिव साइन यही बताता है, यहां पे नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है ये अप्रोच कर रहे हैं, नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मतलब वैसे भी देख लो, पहले वाले केस में m2 को लग रहा था m1 इसकी तरफ आ रही है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, है ना, पहले वाले केस में तो ऐसे लग रहा था, m2 को लग रहा था m1 20 मीटर पर सेकंड के साथ इसकी तरफ आ रही है, क्योंकि 30 मीटर पर सेकंड के साथ ये मूव कर रहा था, 50 के साथ ये कर रहा था। अब क्या रहा, 50 के साथ ये मूव कर रहा है, तो m2 को लगेगा m1 20 मीटर पर सेकंड के साथ इससे दूर जा रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी में होते हैं, इसे जो से ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब रिलेटिविटी वाला थ्योरम वो डिस्कस करूंगा मैं। तो बहरहाल आज का जो कंसर्न था, जो पॉइंट था, वो क्या निकला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इन इलास्टिक कोलिजन। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव करो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इन इलास्टिक कोलिजन, तो तुम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन को ही एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।